हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना एंड गेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। बिल्कुल आसानी से पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी का तैयार हो जाएगा और आपको रियलाइज होगा कि 30 से 50% रिएक्शन आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी है 4 खेल में। जो 4 खेल हमने पढ़े थे उनमें ऑलरेडी 30 to 50% रिएक्शन हर चैप्टर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर की रिएक्शन ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया, यस सर। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, यस सर। और आपको एक बात बताई थी कि बेंजीन का दूसरा नाम एरीन, बेंजीन का दूसरा नाम एरीन, यस सर। अब हम पढ़ रहे हैं सर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर हेलो एल्केन की। सर हेलो एल्केन कुछ नहीं होता, जो हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना, ये अपना एल्काइल ग्रुप, ये अपना हैलाइड, इसी का दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन, इसी का दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया सर CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड, ये अपना क्या है, हेलो एल्केन है, यस सर, यानी एल्काइल हैलाइड है। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये अपना हेलोजन, यस सर, और ये जिस कार्बन के साथ अटैच है ये तो सारे सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं इस पे, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या, यस सर। तो आज के बाद क्लियर कर ले कि हेलो एल्केन में यानी एल्काइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यस सर। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपन बात करते हैं हेलो एरीन की, हेलो एरीन की। तो ये अपना एरीन, यस सर, और ये अपना हेलो यानी हेलोजन, ठीक है सर। ये अपना हेलो एरीन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ है यानी जो हेलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, यानी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है सर। सिंपल सी बात है, ये बात हमको पता लग गई, ये बात हमको पता लग गई। तो आज के बाद हेलो एरीन में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, वहां पर हमने यूज किया था सर CCl4 एक रिएक्शन में। और हमको एक बात पता है, ये अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको बताया था। वाटर अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड की। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर कार्बन के साथ कम से कम मतलब एटलीस्ट एक हेलोजन प्रेजेंट है, आज के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, यस सर। जैसे कि हेलो एल्केन भी अपना ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है, क्योंकि देख कार्बन के साथ एक हेलोजन लगा हुआ है, यस सर। यहाँ पर भी कार्बन के साथ एक हेलोजन लगा हुआ है, ये भी अपना ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है, यस सर। तो आज के बाद ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर कार्बन के साथ कम से कम एक हेलोजन प्रेजेंट हो वो अपना ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अब ध्यान से देख, ये अपना हेलो एल्केन है क्या, यस सर। और यहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट हो, मैं बोल दूंगा मोनो हेलो एल्केन। 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, बोल दूंगा डाई हेलो एल्केन। 3 हेलोजन प्रेजेंट हो, बोल दूंगा ट्राई हेलो एल्केन। बिल्कुल सिंपल है। अब इसकी बात करते हैं, ये अपना क्या सर, हेलो एरीन है, ठीक है। और अगर एक हेलोजन लगा हो तो मोनो हेलो एरीन, 2 हेलोजन लगे हो तो डाई हेलो एरीन, और 3 हेलोजन लगे हो तो ट्राई हेलो एरीन। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो हमको आता है। ध्यान से देख, हेलोजन को पकड़ा, ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, चेक करना है कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है। सर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच, तो मैं बोल दूंगा कि ये अपना प्राइमरी हैलाइड है, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये अपना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब ध्यान से देख, तूने हेलोजन को पकड़ा, यस सर, और वो डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब चेक करना है कि ये कितने कार्बन के साथ अटैच है। सर ये तो एक भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये कार्बन तो सर एक भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो मैंने आपको बताया था यार, अगर हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन या तो 0 कार्बन के साथ अटैच हो या फिर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये होते हैं अपने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ऊपर वाला भी अपना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, ये वाला भी अपना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, हेलोजन को पकड़ा, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये सर 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये अपना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यस सर। इसकी बात करें अपन, हेलोजन को पकड़ा, ये जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, सर ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी टर्चरी एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड की, ठीक है। C डबल बॉन्ड C को पकड़, उसके बगल वाला जो कार्बन होगा अगर उसके पास हेलोजन प्रेजेंट हो
तो ये अपना एलाइलिक हैलाइड हो गया, ये अपना एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर OH होता तो मैं बोलता था एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी C डबल बॉन्ड C को पकड़ना है, उसके बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा होना चाहिए, तब बोलूंगा सर एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर मान ले C डबल बॉन्ड C के साथ डायरेक्टली तेरा हेलोजन लग जाता, तब मैं बोलता सर विनाइलिक हैलाइड, इसको बोलता विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, परंतु एलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है। सिंपल सी बात है, रटने वाली बात नहीं है, दिख रहा है अपने को सारा खेल, ठीक है। तो ये भी तैयार, ये भी तैयार। आगे बढ़ बात करते हैं अपन बेंजाइलिक हैलाइड की। ये मैंने बेंजीन बना दिया, ये मैंने बेंजीन बना दिया। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, अगर उसके पास हेलोजन प्रेजेंट हो, ये हो गया अपना बेंजाइलिक हैलाइड, ये हो गया अपना बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है सर। और अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली, अगर बेंजीन के साथ ही डायरेक्टली तेरा हेलोजन लग जाता, तो ये हो जाता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, यस सर, इसको बोलते हैं अपन एराइल हैलाइड, ठीक है, यस सर। फिर अपन बात करते हैं प्रोपेगिल हैलाइड की। तो यहां पर देख CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसको मैंने पकड़ा, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन लग जाए, इसको बोलते हैं अपन प्रोपेगिल हैलाइड, प्रोपेगिल हैलाइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन चल रहा था। अब ध्यान से देख यार, बगल बगल के कार्बन पे, बगल बगल के कार्बन पे दो हेलोजन लग जाएं, इनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लग जाएं, इसको बोलते हैं सर जेमिनल या फिर जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख CH3 CH CH3, अगर आज के बाद ऐसा दिख जाए, इसको बोलते हैं अपन आइसो, इसको बोलते हैं अपन आइसो, ठीक है। और यहाँ पर देख क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ है, तो ध्यान से देख आइसो बोल दिया मैंने, यस सर। और टोटल कितने कार्बन है इस पूरे कंपाउंड में, टोटल कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, तो मैंने बोल दिया सर प्रोपाइल, और ये अपना क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैंने बोल दिया क्लोराइड। तो ये हो गया अपना आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ध्यान से देख, इसको अपन आइसो बोलते हैं, टोटल कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है, तो मैंने बोल दिया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये जो सर्कल के अंदर है ना, इसको बोलते हैं अपन नियो, इसको बोलते हैं अपन नियो, नियो बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो नियो, ठीक है, टोटल कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, तो मैंने बोल दिया सर नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी बात करें अपन, इस सर्कल को अपन नियो बोलते हैं क्या, यस सर। टोटल कितने कार्बन है कंपाउंड में सर, 6 कार्बन है, मैंने बोल दिया नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। फिर अपन बात करते हैं, ये मैंने आपको 2500 बार बता रखा है कि जो अपने हेलोजन्स होते हैं ना, जो अपने हेलोजन्स होते हैं, उनकी लिविंग टेंडेंसी, उनकी भागने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो अपना माइनस चार्ज लेके भाग जाते हैं, और जहां पर वो बैठे रहते हैं, मतलब पीछे क्या छोड़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। जैसे कि ये अपनी कार्बन चेन है, यहाँ पर कोई हेलोजन लगा हुआ था, यस सर, तो ये भाग जाएगा, तो माइनस चार्ज लेके भाग गया, पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगर ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी तो होता है ताकि वो मोर स्टेबल बन जाए, तो ये खेल खेलना अपने को आता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, एक बात तो मुझे पता है, जो हेलोजन्स होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होती है सर, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ये बात मैंने आपको 2500 बार बता रखी है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें अपन, तो देख कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर साइज के। तो साइज देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखेंगे अपन, नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर, ठीक है सर। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी, तो मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूं क्या, यस सर। अगर मेरे पास इतनी लंबी डंडी है तो उसको मैं आसानी से तोड़ दूंगा। अगर छोटी सी डंडी है मेरे पास, तो भाई उसको कैसे तोड़ूंगा, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना लंबा बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे लंबा बॉन्ड ये है क्या, यस सर। सबसे लंबा बॉन्ड ये है क्या, यस सर। तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी क्या, यस सर। सबसे छोटा बॉन्ड ये है क्या, यस सर। तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्या, यस सर। सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। फिर डाइपोल मोमेंट की सीक्वेंस अपने को यहां पर ध्यान रखनी है, कल फिर बाहर आई, कल फिर बाहर आई, ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना है, कल फिर बाहर आई। तो CCl, CF, CBr, CI, ये एनसीईआरटी का डाटा है, पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी की टेबल में दे रखा है, वहां से उठा के मैंने आपको ये पढ़ाया था। बाकी ये खेल अपन ने कहाँ पढ़ा हुआ है सर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ये तुमको दे देते हैं और यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर बताओ कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं, तो एक ये बन गया तेरा, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया तो तीसरा प्रोडक्ट बन गया। अब मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया तो क्या चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं भाई, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है वो तो सेम है ना यार, वो तो सेम है। यानी जब मैंने यहां पर लगाया था और जब मैं अब यहां पर लगाऊंगा ये एक ही बात है, इनको दो अलग अलग काउंट नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर तेरे कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? 3 बनेंगे, एक यहां पर लगा दे, एक यहां पर लगा दे और एक यहां पर लगा दे। अगर तू यहां पर और यहां पर लगाएगा तो ये वाला इसका रिपीटेशन हो जाएगा और ये वाला इसका रिपीटेशन हो जाएगा। यस सर, तो रिपीट नहीं करना अपने को खेल को, ठीक है। ये हो गया अपना तैयार। अगला देख, अब तेरे को यहां पर बताना है कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान से देख यार, एक यहां पर लगा दे, एक यहां पर लगा दे, एक यहां पर लगा दे और एक यहां पर लगा दे। अब यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो वो तो इस वाले का रिपीटेशन हो जाएगा, वो तो इस वाले का रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर टोटल कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं? सर 4 बन सकते हैं, 4 लिख दिया मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो एल्काइल हैलाइड बनेगा क्या? यस सर। तो सबसे पहली प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दे रखी है फ्रॉम एल्कोहल, और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि ये खेल 2 में हमने पूरा कवर कर रखा है, पूरा कवर कर रखा है भाई, कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। वो खेल था ना अपना, खेल नंबर 2, वहां पर हमने ये पूरा खेल कवर कर रखा है। हर एनसीईआरटी की रिएक्शन जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी रिएक्शन हर चीज अपन ने खेल नंबर 2 में कवर कर रखी है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब हम हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि अपन एल्काइल हैलाइड की ही तो प्रिपरेशन देख रहे हैं। सर एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम हेलो एल्केन, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले अपन एल्केन से बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा सर? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक एल्केन है, यहां पर तूने कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को निकालना है और क्लोरीन को लगा देना है, ठीक है सर। क्योंकि यहां पर चलता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, क्योंकि यहां पर जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर Hµ, ठीक है। Cl2 देख, Cl और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, यानी ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे क्या? यस सर। यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा क्या? यस सर। सिंपल सी बात है यार, सारी बातें पढ़ी हुई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एल्केन तेरे पास होगा रिएक्टेंट, वहां पर एक हाइड्रोजन हटा दे और एक क्लोरीन लगा दे, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये वापस से 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये अपने 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, मैं कौन से हाइड्रोजन को हटाऊं और कहां पर क्लोरीन लगाऊं। तो ध्यान देना, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हटा और वहां पर क्लोरीन लगा दे। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हटा, वहां पर क्लोरीन लगा दे। और अगर ये प्रेजेंट ना हो तब जाके तू 1 डिग्री हाइड्रोजन पे क्लोरीन लगाएगा, ठीक है। मतलब पहली कोशिश तेरे को करनी है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए तो वहां पर क्लोरीन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल देख, तो यहां पर देख, ये अपना 2 डिग्री कार्बन, यानी जो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है क्या? यस सर। तो यहां पर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊंगा, वहां पर एक क्लोरीन लगा दूंगा, ये तेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया। इसकी बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर देख 3 डिग्री कार्बन ये प्रेजेंट है, यानी ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यस सर। तो मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दूंगा, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से हमने एल्केन से क्या बना दिए, एल्काइल हैलाइड बना दिए, ठीक है सर। अब अपन एल्कीन से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका आता है एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये अपने क्या होते हैं? हैलोजन हैलाइड होते हैं। तो एल्कीन में अगर तुम एडिशन करोगे हैलोजन हैलाइड का तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में देखी हुई है, मैं आपको वापस से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख। खेल यहां पर क्या है कि जो एल्कीन होगा, अब एल्कीन तेरा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, जैसे कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और एल्कीन तेरा अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, यस सर।
सिमेट्रिकल कैसे पता लगा? अगर इस डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, देख जैसा इधर वैसा ही इधर है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड को तोड़ा, जैसा इधर वैसा इधर नहीं है। सर यहाँ तो 2 कार्बन है, यहाँ सिर्फ 1 कार्बन है, ये अपना अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन तुम्हारा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये अपना सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो यहाँ पर तुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर तुझे कुछ भी नहीं करना। एक यहां से पाई बॉन्ड तूने तोड़ा, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तूने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। पाई बॉन्ड तूने तोड़ दिया, अब तेरे को यहाँ पर क्या करना है? ऐड, जैसे HCl करना है ना, तो H यहां लगा दे, Cl यहां लगा दे। और तू ऐसे भी कर सकता था कि H यहां लगा दे और Cl यहां लगा दे। मतलब अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है किसी पे भी H लगा दे और किसी पे भी हेलोजन लगा दे। ठीक है, तो ये तेरा एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड हो गया। ठीक है, ये बात हुई सर सिमेट्रिकल एल्कीन की। ये अपना सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या? यस सर। देख इसको अगर मैं तोड़ूं, जैसा इधर वैसा ही इधर है क्या? यस सर, ये अपना सिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर तू अगर HX को ऐड करना चाहता है तो कहीं पर भी H लगा दे, कहीं पर भी X लगा दे, ये तेरा खेल तैयार। यस सर, ये तेरा खेल तैयार। यस सर, तो ये तूने क्या बना दिया? एल्काइल हैलाइड बना दिया। कहां से? फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तो हमको ये बात पता है, हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी हुई है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। सर मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब नेगेटिव वाला उस कार्बन पे जाएगा, नेगेटिव वाला डबल बॉन्ड से अटैच उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अपना अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जो नेगेटिव वाला है यहाँ से वो कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, यानी इस वाले पे जाएगा। ये चला गया सर इस वाले पे, ये चला गया सर इस वाले पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो चाहे आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया जाए, चाहे आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया जाए, आप आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर समझा रखी है। देख यहाँ पर समझा रखी है, और एनसीईआरटी खुद बोलती है कि ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। ठीक है सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन यानी तेरे पास एल्कीन है और एल्कीन में तू अगर हेलोजन को ऐड करेगा तो तेरा क्या बन जाएगा सर? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देख ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां पर? हाइड्रोकार्बन में। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, यहां पर वापस से रिवाइज कर। यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म होता है। मैंने बताया था अगर मैं Br2 ले लूं ना तो ये हो जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पूरा खेल बता रखा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। वो CCl4 अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी जो यहाँ पर सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यस सर, और पोलर सॉल्वेंट में भी मैंने आपको बताया था अगर ये सॉल्वेंट पोलर हो जाता तब कैसे खेलेंगे, वो भी मैंने आपको बता रखा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। यहाँ पर ये जो एल्कीन है इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, तो अब इसके पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक Br जोड़ता हूं तो दूसरा मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा एंटी पोजीशन में। अगर एक इधर साइड जोड़ दिया तो एक इधर साइड जोड़ दे। ठीक है, तो ये तेरा बन गया सर विसिनल डाइब्रोमाइड, क्योंकि बगल बगल के कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं, मैं इनको विसिनल डाइहैलाइड बोलता हूं। यहाँ पर हेलोजन ब्रोमीन है, मैं इसको विसिनल डाइब्रोमाइड बोल दूं क्या? यस सर, ये बन गया सर विसिनल डाइब्रोमाइड। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, हमने हाइड्रोकार्बन में कवर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन। हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज मतलब पहले भी कोई एक हेलोजन रहा होगा, अब एक दूसरा हेलोजन आएगा, कोई इसको भगाएगा यहाँ से और खुद वहां पर बैठ जाएगा। ये हो गया हेलोजन एक्सचेंज हो गया सर। मतलब पहले भी हेलोजन रहा होगा और आएगा भी हेलोजन ही, परंतु दूसरा हेलोजन आएगा अब। ठीक है, अब ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इनको। नेम रिएक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक हो गया अपना फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक हो गया अपना स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों ही अपने हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों में अल्काइल हैलाइड होगा। दोनों में कौन सा खेल चलता है? SN2 मैकेनिज्म। अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे कि SN1 SN2 होता क्या है। फिलहाल ध्यान रखना SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यानी पीछे से अटैक, पीछे से अटैक होता है सर, पीछे से अटैक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तू खड़ा हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर तू खड़ा हो रखा है तो तेरे पीछे से अटैक होगा भाई, पीछे से अटैक होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर 100% इन्वर्जन होता है SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखना। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है अभी मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, अभी थोड़ी देर बाद टॉपिक आएगा फिर समझेंगे। फिलहाल ध्यान रखना, अगर SN2 मैकेनिज्म होगा यहाँ पर 100% इन्वर्जन होता है, यानी पीछे से अटैक होता है, पीछे से अटैक होता है। ठीक है, अब देख
जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, दोनों SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। यस सर। दोनों में रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड होता है क्या? यस सर। अब ध्यान से देखिए यार, यहाँ पर रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन। ये जो सॉल्वेंट है ये एप्रोटिक है सर, एप्रोटिक है, एप्रोटिक है, ठीक है। अगर तू यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट ले ले, जैसे कि वाटर तूने ले लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर अपन को कैसे सॉल्वेंट लेने होते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने होते हैं, ठीक है सर। तो ड्राई एसीटोन अपना एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक मतलब जो टूटने में H+ ना दे। जैसे वाटर है, वाटर टूटा तो H+ निकल गया ना, तो ये अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है AgF DMF। बोल दे AgF DMF। AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। तो AgF DMF, ठीक है। और AgF की जगह पे ये भी यूज किए जा सकते हैं Hg2F2, COF2, SbF3, पर जनरली आपको देखने को मिलेगा AgF ही देखने को मिलेगा जनरली, ठीक है। परंतु अगर ये भी प्रेजेंट होना तो आपको समझ जाना है कि ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान सा खेल है। ये मेरे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं सोडियम आयोडाइड डाई एसीटोन के साथ, यानी ये अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन है क्या? यस सर। यहां से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा सर? I- निकलेगा। और हमको एक बात पता है सर, जो हैलोजेंस होते हैं ना, जो हैलोजेंस होते हैं वो लिविंग टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, यानी यहां से क्लोरीन आसानी से भाग जाएगा तो पीछे प्लस चार्ज छोड़ देगा, और प्लस में तेरा ये नेगेटिव वाला आ गया, तो यहाँ पर देख क्या बन गया? CH3CH2I, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये अपना स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। यहां से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा? F- निकलेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह में कौन लग जाएगा? F लग जाएगा। ये तेरा बन गया सर एल्काइल फ्लोराइड। सिंपल सी बात है। तो आज के बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड बनते हैं एंड स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। यस सर, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान ली ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये अपना एल्काइल हैलाइड है। सर ये क्या बना रखा है आपने? अरे मेरे भाई ये एक बॉन्ड ही है। जैसे अपन एक बॉन्ड बनाते हैं ना सिंपल, वैसा ही ये बॉन्ड है, परंतु ये मेरी आंखों से दूर है। मान ली ये टेबल है, तो टेबल के अंदर जो बॉन्ड घुस रहा है वो अपना, उसको बोलते हैं अपन डैश। और अगर मेरी आंखों के पास, यानी टेबल से ऊपर आंखों के पास अगर कोई बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं वेज। ये जो है वेज है, ठीक है। तो यहां पर देख, जो रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड है क्या? यस सर। तो यहां पर जो तेरा क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है कार्बन के साथ, ये कौन से बॉन्ड में लगा हुआ है सर? डैश बॉन्ड में, ठीक है। तो यहां से ये भागेगा क्योंकि इनकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां से आयोडीन आएगा और यहां पर लग जाएगा। परंतु ये जो क्लोरीन था ये डैश में था, तो जो आयोडीन आएगा वो वेज में लगेगा, ये लगा दिया मैंने वेज में। सिमिलरली यहां से जो फ्लोरीन आएगा वो वेज में लगेगा, ये लगा दिया मैंने वेज में। क्यों लगाया सर? क्योंकि यहां पर 100% इन्वर्जन होता है। ये वाला जो क्लोरीन था ये अगर डैश में रहेगा तो जो अपना नया आयोडीन आएगा वो वेज में लगा दे। उल्टा करना है, मतलब उल्टा करना है, क्योंकि यहाँ पर पीछे से अटैक होता है, यहाँ पर क्या होता है सर? इन्वर्जन करना पड़ता है। इन्वर्जन मतलब पूरा उल्टा कर दे, फ्लिप कर दे खेल को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आ रही होगी। हालांकि नीट में इतना डिटेल में नहीं पूछता, बिल्कुल सिंपल सा खेल पूछता है नीट में, तो मैंने आपको पूरा खेल बता दिया। तो नीट में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देख, फिंकलस्टीन रिएक्शन और ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन यहाँ पर देख अपना क्या होता है? सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पर अपना ड्राई एसीटोन यूज किया जाता है, ये अपना सॉल्वेंट हो गया। ये कैसा सॉल्वेंट होगा सर? एप्रोटिक होगा सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। अब अपन हेलोएरिन की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला खेल आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर की रिएक्शन कवर कर दी खेल 1 में। तो खेल 1 पढ़ लिया, तो सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है। जैसे कि देखिए अपना टोइलिन है सर, ये तो एक्टिवेटिंग हो गया, यानी यहां से जो निकलेगा एक्स पॉजिटिव वो एक बार ऑर्थो में लगा दो, एक बार पैरा में लगा दो। ये ऑर्थो में लगा दिया, ये पैरा में लगा दिया। मेजर प्रोडक्ट सर पैरा वाला बनता है, मेजर प्रोडक्ट सर पैरा वाला बनता है। तो हर रिएक्शन कवर करा रखी है खेल 1 में, ठीक है। अब ये अपना बन गया ऑर्थो हेलोटोइलिन, ये बन गया सर पैरा हेलोटोइलिन। अब इनके बीच में ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं इनको आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आया अपना एमाइन बाई सैंडमेयर रिएक्शन। भाई जो डाइजोनियम साल्ट वाला खेल था वहां पर मैंने सारा खेल बता रखा है आपको, ये वाला।
तो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई थी हम आपको सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई थी वहां पर आपको, यस सर पढ़ाई थी, ठीक है। तो खेल 4 में ये सारी रिएक्शन जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है खेल, वो सारा मैं कवर करा चुका हूँ खेल 4 में। अब ध्यान से देख यार, हमेशा जब ये एक्स बन रहा है ना यहाँ पर, ये तो क्लोरीन लिखा हुआ है या फिर ब्रोमीन लिखा हुआ है, यानी फ्लोरीन और आयोडीन कहाँ गए? तो ये पूरा खेल मैंने आपको बता रखा है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव खेल चल जाता है, इसलिए फ्लोरीन को यूज नहीं करते। और जब अपन बात करते हैं आयोडीन की तो यहाँ पर ना अपना HI बन जाता है। क्या बन जाता है सर? HI बन जाता है। और अगर HI बन गया तो ये बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग जाती है। तो हमको रिएक्शन को बैकवर्ड थोड़ी चलाना, इसलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं सर? या तो क्लोरीन यूज करते हैं या फिर ब्रोमीन यूज करते हैं हर खेल में। यहां पर भी देख यार, यहां पर भी देख एक्स की जगह में क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स की जगह में क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन की रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन आई सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको उल्टे में लिखते हैं, पहले एस लिख दे सब्स्टिट्यूशन का, फिर एन लिख दे, तो इसको अपन उल्टे में लिखते हैं SN रिएक्शन। इनको बोलते हैं SN रिएक्शन। ये देखने को मिलती है सर एल्काइल हैलाइड में, यस सर। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पढ़ाया था सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो मैंने आपको पढ़ा रखा है सर। न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, जिनकी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल, यस सर। अब ध्यान से देख, साइनाइड एंड नाइट्राइट आपके क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी इनके पास दो डोनर साइट है, दो ऐसी साइट है जहां से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 डोनर साइट इनके पास है, तो ये होते हैं अपने एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ध्यान से देख, एनसीईआरटी एक चीज बताती है, ये अपना कैसियन सर, पोटेशियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी ये अपना आयोनिक कंपाउंड है। एजीसीएन सर, ये अपना कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आयंस के फॉर्म में टूट गया, यस सर। तो R आया, एल्काइल ग्रुप आया और इसमें जुड़ गया, ये बन गया अपना RCN, ठीक है। परंतु ये अपना क्या सर? AgCN है, ये अपना कोवलेंट कंपाउंड। अब ना ये ऐसा है AgCN, अब इसका इधर वाला साइड खाली है ना, तो अब जो R आएगा वो इधर साइड से अटैक करेगा, ये तेरा बन जाएगा RNC, ये बन जाएगा तेरा RNC, ये बन गया तेरा RNC। यानी यहां पर तेरा साइनाइड बना, यहां पर तेरा आइसोसाइनाइड बना। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है सर, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। तो अगर केसीएन होगा तो साइनाइड बन जाएगा, और अगर एजीसीएन होगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, यानी SN1, ठीक है सर। और ये 1 का मतलब ये है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 है। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, यस सर, यानी ये अपने यूनिमॉलिक्यूलर है क्या? यस सर, SN1, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, यस सर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, यस सर। अब ध्यान से देख, ये फॉलो करता है सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जो 1 लिखा हुआ है, इससे बात समझ जाना कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पर ऑर्डर भी 1 है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। अब ध्यान से देख, अगर SN1 लिखा होगा तो बोल देना कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और अगर SN2 लिखा होगा तो बोल देना ये 1 स्टेप रिएक्शन है, यस सर। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो अपनी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। और ध्यान रखना, जो पहला स्टेप होता है ना, वो बहुत स्लो होता है यार, वो बहुत स्लो होता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो पहला स्टेप होता है वो अपना रिवर्सिबल स्टेप भी होता है। और जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला स्टेप होता है ना SN1 रिएक्शन का, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जीओसी में हमने कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जहां पर अपन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अरेंज कर रहे थे। तो आज के बाद अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां पर SN1 होने की चांसेस उतने ज्यादा हैं, SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है वहां पर, जहां पर कार्बोकेटायन तरह ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, ठीक है। और ये बात हमको पता है कि टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, यानी जैसे मैं बनाऊं, ये तो यहां से तेरा हाइड्रोजन भागेगा, प्लस चार्ज तेरे यहां पर आ जाएगा। अब देख, अल्फा हाइड्रोजन निकाल, तो तेरा 3, 3, 6 और 3, 9, यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया सर? 9 आ गए। इसको मैंने बोल दिया सर टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो यहां पर ना इसकी
इसकी जो रिएक्टिविटी है यहाँ पर SN1 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अपना स्टेबल कार्बोकेटायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। उसके बाद आता है अपना बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन। हालांकि रेजोनेंस को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हाइपर कंजुगेशन से, परंतु मैंने आपको बता रखा है वहां पर ये बहुत गौर करके मैंने आपको बात बताई थी कि जो आपका टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है वो आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन आ गया, फिर एलाइलिक कार्बोकेटायन आ जाएगा, फिर आएगा सर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सर ये भी तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन था, परंतु यहाँ पर ऐसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन आएंगे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन 9 नहीं हुए। यहाँ पर तो 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पर ऐसा 3 डिग्री कार्बोकेटायन जहां पर अल्फा हाइड्रोजन 9 ना हो, ठीक है। उसके बाद आएगा सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जब क्वेश्चन आता है सर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी रेट का, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देख, अगर तेरा एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, अगर तेरा एल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, ये अपने पास एल्काइल हैलाइड है, ये जो R लगा हुआ है ये सब में सेम हो, परंतु X अगर चेंज हो जाए, अब X चेंज हो रहे हैं, एक बार फ्लोरीन हो गया, एक बार क्लोरीन हो गया, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन, तो फिर रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी सर? आयोडीन की होगी ना। अगर आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर, क्योंकि आयोडीन की भागने की क्षमता सबसे ज्यादा है। आयोडीन भागेगा तभी तो पीछे वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तभी तो वो कार्बोकेटायन बनेगा। यस सर, तो ध्यान रखना RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर RBr की, फिर RCl की और फिर RF की, ठीक है सर। अब बात करते अपन आगे इफ कायरल कार्बन, ये सब अपन कहां पढ़ रहे हैं सर? SN1 रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन आ गया, कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसकी जो चारों वैलेंसी हो ना वहां पर अलग अलग बंदे बैठे हो, अलग अलग लगे होने चाहिए, यहाँ पर अलग अलग लगे होने चाहिए, तब मैं इसको बोलता हूं सर ये कायरल कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कायरलिटी चेक नहीं करनी, कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए, तभी मैं कायरलिटी चेक कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन होगा तो हमको कब चेक करना है कायरल कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सारी वैलेंसी अलग होनी चाहिए, जैसे कि ये अपना जो कार्बन है ये अपना कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन दिख गया, अगर कायरल कार्बन दिख गया, कायरल कार्बन प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है? इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा होता है। ध्यान रखना, इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा होता है। सर इन्वर्जन क्या हुआ सर? रिटेंशन क्या हुआ? अभी मैं आपको बताता हूं, पर फिलहाल ध्यान रखना, अगर कायरल कार्बन दिख जाए, कायरल कार्बन दिख जाए तो यहाँ पर इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा होता है, और जब इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा हो जाता है ना तो यहाँ पर हो जाता है सर पार्शियल रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर का बनना, यानी मिरर इमेज, मिरर इमेज का बनना। ये आपने पढ़ा होगा सर आइसोमेरिज्म में, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि SN1 रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है रिटेंशन से, और इस चक्कर से क्या होता है सर? पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये बात हमको पता है क्या कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अपन देखते हैं, कार्बोकेटायन यहाँ पर बनता है, और अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट कर सकता है क्या? तो उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है क्या? यस सर, तो ये करना मुझे आता है, मैंने आपको रीअरेंजमेंट करना सिखा रखा है, ठीक है। तो ये भी तैयार, ये भी तैयार। अब बात करते हैं सर इन्वर्जन क्या हुआ और रिटेंशन क्या हुआ, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे थे फिंकलस्टीन रिएक्शन की, स्वार्ट्ज रिएक्शन की, वहां पर वो इन्वर्जन हो रहा था। अगर मान ले ये एक बॉन्ड डैश में लगा हुआ है, तो जब दूसरा तेरा आएगा तो वो कहां पर लगेगा सर? वो वेज में लगेगा। कहां पर लगेगा? वो वेज में लगेगा। यस सर, तो ये हो गया तेरा इन्वर्जन। और अगर वो डैश में ही लग जाता तो वो होता सर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि जैसा था वहीं पर उसी बॉन्ड में लग गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से, और SN2 मैकेनिज्म में ना 100% इन्वर्जन होता है। जो अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन थी, वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी, वहां पर 100% इन्वर्जन होता है, तभी तो वहां पर हम हमेशा क्या कर रहे थे? बैकवर्ड से अटैक कर रहे थे, पीछे से अटैक करा रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की, तो ये देख 2 लिखा हुआ है, यानी मॉलिक्यूलरिटी 2, यानी ऑर्डर 2। ये अपना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा क्या? यस सर। बाय मॉलिक्यूलर बोल दूं क्या? यस सर। यहाँ पर 100% इन्वर्जन होता है क्या? यस सर। ये आपकी एक स्टेप रिएक्शन होगी क्या? यस सर। यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता, इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता, SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। पर बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है जहां पर कार्बन ना तेरे 5 बॉन्ड बना रहा है, और अगर कार्बन तेरे 5 बॉन्ड बना रहा है तो ये तो अनस्टेबल होगा ना। यस सर। तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट बीच में आती है जहां पर कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, वो अपनी अनस्टेबल स्टेट होती है। यस सर, वो इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है। SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब अपन बात करते हैं
जैसे हमने बोला था SN1 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, यहां पर यूज किया जाता है सर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि CCl4, बेंजीन, ये अपने एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब बात करते हैं वहां पर हम जब रिएक्टिविटी देख रहे थे SN1 की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, परंतु यहाँ पर खेल उल्टा होता है, यहाँ पर खेल उल्टा होता है। देख वहां पर सबसे ज्यादा इसकी थी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, फिर इसकी थी और फिर इसकी थी, परंतु यहाँ पर पूरा खेल उल्टा हो गया। यानी अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की, और सबसे कम होगी सर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की। यानी उसका जो खेल था SN1 रिएक्शन का, उसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो आपका SN2 का खेल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ ली, यस सर। स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ ली, यस सर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ लिया क्या, यस सर, कल ही तो पढ़ा यार, ठीक है। तो ये सारे आपके रिएक्शन फॉलो करते हैं कौन सी टाइप की, SN2 मैकेनिज्म। यानी यहाँ पर 100% इन्वर्जन होगा क्या, यस सर, यहाँ पर 100% इन्वर्जन होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार हाइड्रोकार्बन में। ध्यान से देख, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड जो है ना, वो एलिमिनेशन रिएक्शन तब शो करेगा, और ये मैं बात कर रहा हूं सर बीटा एलिमिनेशन की, बीटा एलिमिनेशन की। तो सबसे मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होती है। तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है, ये तेरा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कब शो करेगा, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अब ध्यान से देख, ये अपना एल्काइल हैलाइड, ये हेलोजन को मैंने पकड़ा, यस सर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये अपने जो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये बीटा हाइड्रोजन है क्या, यस सर। तो अगर एल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या वो एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए तैयार है, यस सर, वो तैयार है, ठीक है। अब देख, आज के बाद ध्यान रखना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब -HX, ये खेल मैंने आपको बता रखा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है। तो -HX यानी डिहाइड्रो, डी मतलब हटाना, मतलब माइनस करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलो मतलब हेलोजन को, तो -HX, तो -HX अपने को करना होता है। परंतु जब अपन बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन की, तो यहाँ पर अपन कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दें, कहीं से भी हेलोजन हटा दें, ऐसे नहीं करते। हमको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, अल्फा कार्बन से सर हेलोजन हटाऊंगा और बीटा कार्बन से सर हाइड्रोजन हटाऊंगा। ये बात मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी बता रखी है, वो रिएक्शन सेम यही रिएक्शन है यार, वापस से रिपीटेशन हो रहा है खेल का। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाऊंगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इन हाइड्रोकार्बन एल्कीन की, जब अपन प्रिपरेशन देख रहे थे वहां पर पढ़ा था सर। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दे, बीटा कार्बन से हेलोजन, सॉरी, अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा दे और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दे, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यानी ये बीटा हाइड्रोजन है क्या, यस सर। तो यहां से मैंने एक बीटा हाइड्रोजन हटाया और वहां पर क्या लगा दिया, एक बीटा हाइड्रोजन हटाया और वहां पर मैंने क्या लगा दिया, ध्यान से देख, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे हेलोजन हटा दे और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दे। तो ये अपना अल्फा कार्बन, यहां से ये हेलोजन हटा दे और ये जो बीटा कार्बन आपको दिख रहा है यहां से एक हाइड्रोजन हटा दे, तो ये तेरा बन जाएगा CH2 CH2, ये लिख दिया मैंने CH2 CH2। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। अब इसकी बात करें अगर अपन, तो ध्यान से देख यार, ये अपना एल्काइल हैलाइड है, यस सर। हेलोजन को पकड़ा तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है क्या, यस सर। यानी ये बगल वाले दोनों कार्बन बीटा कार्बन है क्या, यस सर, बीटा कार्बन है क्या, यस सर। तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, मतलब क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है। हमको बात पता है, ऐसा एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यस सर, बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है। परंतु अब दिक्कत आ गई यार, ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, तो मैं कहां से हाइड्रोजन निकालूं, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं। तो क्या मैं किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दूं क्या, नहीं भाई, जहां पर से निकालने में फायदा हो रहा है ना, जहां पर से निकालने में फायदा हो रहा है वहां से निकाल। अगर तू यहां से निकालेगा भाई तो तुझे हेलोजन तो यहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालते हैं, डबल बॉन्ड तेरा यहां पर बन जाएगा। तो फिर तूने ये पकड़ा, फिर ये अपना अल्फा कार्बन हो जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन अपने पास 2 आ जाएंगे, ठीक है, 2 आ जाएंगे, समझ में आ रही है ना बात। परंतु अगर तूने यहां से निकाला
यहां से निकाला तूने हाइड्रोजन, और हेलोजन तो तू यहीं से निकालेगा, तो डबल बॉन्ड अब आ जाएगा यहां पर। तो तूने ये पकड़ा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, तो अब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं सर, यानी हम तो ज्यादा फायदा ही देखेंगे ना अपना। यानी एल्कीन जहां पर ज्यादा स्टेबल बन रही है वहां से अपन हाइड्रोजन निकालेंगे, उस वाले बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहां पर देख मैंने यहां से निकाला, ठीक है सर, क्योंकि यहां से निकालने पर एल्कीन यहां पर बन रही है, अल्फा हाइड्रोजन 5 आ रहे हैं सर, यानी फायदा है सर, फायदा है। और इसी रूल को अपन बोलते हैं सेजेफ रूल, इसी रूल को अपन बोलते हैं सेजेफ रूल। तो व्हेन एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे अगर इसकी बात करें अपन, ये हेलोजन, तो ये अपना अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ही टाइप के, परंतु यहाँ पर 2 टाइप के थे, ये 1 डिग्री वाले थे, ये 2 डिग्री वाले थे, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो जहां से एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है वहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर, इसको बोलते हैं सेजेफ रूल, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वही बात एनसीईआरटी ने दे रखी है। यहां पर देख, ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको करा दी, यहां पर देख 81% मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका वही बनता है, ये देख एल्कीन यहां पर लग गई, और 19% ये बनता है जो 1 डिग्री वाला कार्बन था वहां से हाइड्रोजन निकाला होगा, तो ठीक है, मेजर प्रोडक्ट अपने को ध्यान रखना होता है। यहां पर कौन सा रूल फॉलो हुआ सर? सेजेफ रूल। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये बात मुझे पता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX वो कैसे टूटता है सर? R- और Mgx पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जो R और Mg के बीच में बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, और Mg और X के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन कर रहा है सर Mg और ड्राई ईथर के साथ, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, ये अपना क्या है सर? एल्काइल हैलाइड है, यस सर। ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो अब जाके तुम्हारा बनता है सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये R, ये Mg और ये X, ये देख R Mg X, ये बन गया सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरीके से अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो पहली रिएक्शन है ये समझ में आ गई। अब इसकी बात करें अपन, कहाँ गया ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अगर मैं इसका पानी के साथ रिएक्शन करा दूं तो बिल्कुल आसान सा खेल है यार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटेगा सर? R- और Mgx पॉजिटिव। ये वाटर कैसे टूटता है सर? H+ एंड OH-, प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ दे तो क्या बन गया सर? RH। R मतलब एल्काइल ग्रुप, और उसमें एक H और लगा दे तो एल्केन बन जाएगा क्या? यस सर, ये एल्केन बन जाता है, ये अपना एल्केन बन जाता है जो मेन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, वही एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखा है, फिर अपन बात करते हैं वुर्जी रिएक्शन की। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, एल्केन में, मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, यस सर। वुर्जी रिएक्शन पढ़ी थी क्या? यस सर। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन की रिएक्शन। हेलोएरीन मतलब ये हो गया सर हेलोएरीन, ये हो गया सर हेलोएरीन, ये हो गया सर हेलोएरीन, यस सर, ठीक है। तो जो हेलोएरीन होते हैं ना, ये मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जो हमने खेल 1 में पढ़ी थी, ठीक है सर। अब तू खुद से सोच यार, ये तेरे पास एक हेलोएरीन है, ठीक है, ये तेरे पास एक हेलोएरीन है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकता है क्या? भाई नहीं होगी यार, नहीं होगी, बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि ये पसंद करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। ये क्या पसंद करते हैं सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। तो ये बॉन्ड यहीं पर लगा रहता है, और फिर हमको एक बात पता है, ये एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था खेल 1 में कि जब हेलोजन लगा हो बेंजीन के साथ डायरेक्टली, यहाँ पर -I इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो मेटा में आना चाहिए था, क्योंकि ये अपना डीएक्टिवेटिंग होता है, परंतु ये एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगता है, ठीक है। तो मैं बस ये आपको नहीं बता रहा, बस इतनी बात बता रहा हूं कि जो आपके हेलोएरीन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद करते हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो पढ़े थे, ठीक है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब सर आपने बोला कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, तो रीजन तो बताओ। तो पहला रीजन आता है सर रेजोनेंस इफेक्ट। ध्यान से देख, ये अपना हेलोएरीन है क्या? यस सर। अब तू ध्यान से देख यार, ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे क्या? यस सर, यहाँ पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं क्या? यस सर। यानी ये जो बॉन्ड है ये भी रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, यानी ये अब जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग रहा है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है।
पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। यानी ये मोटा बॉन्ड है और मोटा बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा। इसलिए यहां से मैं क्लोरीन को नहीं भगा सकता, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, CCl बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग रहा है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है सर, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए यहां पर से क्लोरीन भाग नहीं पाएगा, और अगर क्लोरीन भाग नहीं पाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। अगला रीजन देख, अगला रीजन देख, ये अपना बेंजीन, इसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। लोन पेयर कुछ नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन जो खाली बैठे हुए हैं, फालतू बैठे हुए हैं, उनको मैंने बोला एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर तेरे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है क्लोरीन में, ठीक है। अब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, यस सर, रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, यस सर, ठीक है। रुक जा, वो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये जो क्लोरीन है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, ये अपना sp2 कार्बन है क्या, यस सर, ये sp2 कार्बन है। और हमको एक बात पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp कार्बन की होती है, फिर sp2 कार्बन की, फिर sp3 कार्बन की। तो जो sp2 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या, यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर है ये तो इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी वो उन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर वो अपनी तरफ उसको खींचेगा तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड छोटा नहीं हो जाएगा क्या, ये क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड इतना था पहले, तो अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये लोन पेयर को यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सर, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा। अब जो छोटा बॉन्ड है भाई उसको तोड़ना मुश्किल होता है क्या, यस सर। अगर लंबी डंडी है आसानी से तोड़ दूंगा, डंडी अगर छोटी है तो बहुत मुश्किल लगती है तोड़ने में। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो गई सर, कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यस सर। तो तोड़ने में मुश्किल होगी क्या, यस सर। इसलिए अपन यहाँ पर CCl बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते, ये आपका दूसरा रीजन। तीसरा रीजन देख, अगर मान ले टूट भी गया, अगर मान ले टूट भी गया, तो यहाँ से अगर क्लोरीन भाग भी गया या बॉन्ड टूट भी गया, तो जो क्लोरीन भागा वो माइनस चार्ज लेके भागा होगा, तो पीछे प्लस चार्ज आया होगा क्या, यस सर। तो भाई ये जो पॉजिटिव है क्या ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है क्या, नहीं सर, ये तो रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं ले रहा, रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं चलेगी। SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, याद है ना अपने को, ठीक है। तो ये आपका तीसरा रीजन। चौथा रीजन देख यार, जो बेंजीन रिंग है भाई, मेरे खुद से सोच यार, जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है सर, इसके यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया। तो जो बेंजीन रिंग है भाई, यहाँ पर तीन डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड में सर एक पाई बॉन्ड होता है, यस सर। तो एक मान लीजिए पाई बॉन्ड है, तो इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, यस सर। और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर भी प्रेजेंट होंगे, यस सर। 3 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर भी प्रेजेंट होंगे, यस सर। और इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बहुत ज्यादा है, बेंजीन में खुद ही इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बहुत ज्यादा है। तो भाई जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है, यस सर, उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा होती है, यस सर। तो भाई जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है वो इसको क्यों बुलाएगा अपनी तरफ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्यों होगा, क्योंकि ये जो बेंजीन है ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिचनेस रखती है यार। तो यहाँ पर ये और कोई इलेक्ट्रॉन रिचनेस बंदा वाला क्यों बुलाएगा अपने पास, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये आपका चौथा रीजन, यस सर। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, लेस लाइकली फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच एरीन, एरीन मतलब बेंजीन मान ले, ठीक है। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, अब मैंने कसम खा दी सर, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन में ना कराऊं। तो अगर मैंने जबरदस्ती कसम खा ली कि मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा जब तक मैं करा ना दूं, तो यहाँ पर तुमको अगर तरीका चाहिए और तुमको जो चीज हो नहीं रही वो भी करनी है, तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, विगरस कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी क्या, यस सर। तो तूने बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर लिया, तूने बहुत ज्यादा प्रेशर यूज कर लिया, और अब जाके तू यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो कि कौन सा सर OH- है, जो NaOH से निकलेगा, उसको तू यहाँ पर लगा सकता है, उसको तू यहाँ पर लगा सकता है। तो यहाँ से तेरा क्लोरीन भागा, वहां पर तेरा OH लग गया, ये तेरा बन गया सर फिनॉल, ये तेरा बन गया फिनॉल। तो पहला तरीका यह है कि विगरस कंडीशन यूज कर लो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर लो, बहुत ज्यादा
प्रेशर यूज कर लो, तब जाके तुम यहाँ पर OH यानी जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर OH उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा होगा, क्लोरीन भागा होगा और वहां पर तेरा ये OH लगा होगा। सिंपल सी बात है, परंतु ये आसान काम नहीं था, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मुझे हाई टेम्परेचर देना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ था उसको हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप आ गया, ये बन गया फिनॉल। दूसरा तरीका देख। अब मैं चाहता हूं कि भाई ज्यादा हाई टेम्परेचर भी यूज ना करूं, ठीक है, फिर भी मेरा काम बन जाए, फिर भी मैं हेलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा पाऊं। ठीक है, फिर भी मैं इस बॉन्ड को तोड़ पाऊं। ठीक है, तो तेरे को कुछ नहीं करना यार, खुद से सोच गलती कहां पर थी। गलती ये थी ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो बेंजीन था इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर खुद से सोच, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन की रिचनेस को कम कर दूं तो तब ये चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल में अट्रैक्ट कर लूं, क्योंकि ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन की रिचनेस मेंटेन रखूं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस कम कर दूंगा मैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो मुझे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं क्या, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दूं क्या। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ, ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। यस सर, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया मैंने, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और अगर ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस सर, तो ध्यान से देख। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्लोरीन को हटा के OH लगा सकता हूँ। यस सर, और यहाँ पर मैंने इतना ज्यादा टेम्परेचर भी यूज नहीं किया, यहाँ पर तो मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहा था, 623 केल्विन, यहाँ पर मेरा 443 केल्विन में भी काम चल गया। यस सर, और अब ध्यान से देख, अगर मैं NO2 को और बढ़ाते जाऊं, तो इस टेम्परेचर को मैं और घटा सकता हूं क्या। यानी अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन रिचनेस को और कम करते जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं कम टेम्परेचर में भी खेल सकता हूं क्या। यस सर, तो मैंने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन में भी NO2 लगा दिया, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो अब और कम टेम्परेचर पे भी Cl हटा और वहां पर OH लग गया। यस सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। यस सर, अब मैं चाहूं कि यहाँ पर एक और ऑर्थो पोजीशन बची हुई है, यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा लेता हूं। तो अब क्या हुआ, अब तूने वार्म वाटर के साथ भी यहाँ से जो OH माइनस निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये भी काफी है, क्लोरीन को हटा के और वहां पर OH लग जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा खेल था। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कि भाई जो तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो वो तुम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा रहे हो, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं लगा रहे। तो मेटा पोजीशन पे नहीं लगाना, पूरा खेल आपको मैंने खेल 1 में पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पर अपने को काई में लगाना है, ऑर्थो पोजीशन में लगाना है, क्योंकि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ जब डायरेक्टली हेलोजन लगा होता है ना, ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ठीक है, तो वो खेल 1 में पूरा पढ़ा रखा है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो अपन यहाँ पर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन की रिचनेस को कम करने के लिए खेल खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगा सकते हैं, मेटा पोजीशन पे मत लगाना। मेटा पोजीशन पे लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। वही बात एनसीईआरटी बोलती है, नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन इज ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन, यानी NO2 ग्रुप को मेटा पोजीशन पे मत लगा देना, लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अरे मेरे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो खेल 1 में पूरा तैयार है सर, पूरा हेलोजिनेशन तैयार, नाइट्रेशन तैयार, सल्फोनेशन तैयार, क्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तैयार। यस सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछ रही है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वही बात यार, ये तो एक्सेप्शन था अपना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लग जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगना चाहिए था, परंतु फिर भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है। आपको खेल तभी समझ में आ रहा होगा जब आपने खेल 1 देखा होगा, खेल 2 देखे होंगे, खेल 3 देखे होंगे, खेल 4 देखे होंगे। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल, मतलब जो अपने पास हेलोएरीन है उसकी रिएक्शन अगर मैं मेटल के साथ करा दूं तो क्या खेल होगा। यहाँ पर तो 3 रिएक्शन ध्यान रख, वुर्ज रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी, अब पढ़ेंगे अपन फिटिक रिएक्शन एंड वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं वुर्ज रिएक्शन क्या होगा। वुर्ज रिएक्शन मतलब एक एल्काइल हैलाइड मैंने लिया, उसी की तरह अपन दूसरा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर 2Na यूज करते हैं अपन एंड ड्राई ईथर यूज करते हैं। यहाँ से जो सोडियम आएगा वो हेलोजन को खा जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, RR बच्चा। RR मतलब एल्केन बन जाता है क्या। यस सर, तो यहाँ पर एल्केन बन जाता है।
ये अपना एल्केन बन गया, ये देख, ये हो गई अपनी वुर्ज रिएक्शन, ठीक है, वुर्ज रिएक्शन। और बिल्कुल डिटेल में अपन ने कहाँ पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, यस सर। दूसरी बात आई सर फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, यहाँ पर मैंने दोनों एल्काइल हैलाइड लिए, अब यहाँ पर मैं दोनों हेलो एरीन ले रहा हूँ, यानी एराइल हैलाइड ले रहा हूँ। हेलो एरीन और एराइल हैलाइड एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो क्या ले रहा हूँ सर, एराइल हैलाइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो वापस से वही बात, सोडियम आएगा, दो हेलोजन को खा जाएगा और इसको जोड़ दे, ये तेरा बाईफिनाइल बन गया। बाईफिनाइल को डाईफिनाइल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तेरा बाईफिनाइल बन गया, सिंपल सी बात है। और अब ना ये क्या लिखा हुआ है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन है, मतलब वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली, फिटिक रिएक्शन पढ़ ली, अब इनको क्या कर दे, मिक्स कर दे। एक बंदा एक रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड ले ले और एक रिएक्टेंट एराइल हैलाइड ले ले, ठीक है, एक रिएक्टेंट एराइल हैलाइड ले ले, मतलब मिक्स कर दे इनको। तो देख, एक एल्काइल हैलाइड ले ले, एक एराइल हैलाइड ले ले, सोडियम आएगा, दो हेलोजन को खा जाएगा, आर को किससे जोड़ दे, इसके साथ जोड़ दे, ये तेरा एल्काइल बेंजीन बन गया, ये तेरा एल्काइल बेंजीन बन गया। सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से बिलो एवरेज लड़का खेल समझ सकता है, कोई भी चीज यहाँ पर मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से देख, फिटिक रिएक्शन में क्या बना था, डाईफिनाइल बना था, और वुर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या बना सर, एल्काइल बेंजीन बन गया, यस सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फ्रियोन। फ्रियोन क्या होते हैं अपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जहां पर क्लोरीन भी प्रेजेंट हो, फ्लोरीन भी प्रेजेंट हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये अपने। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, फ्रियोन 12, इसको बोलते हैं CF2Cl2, ये फॉर्मूला होता है CF2Cl2, आपने सुना होगा बायोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पर देख फ्लोरीन है, यहाँ पर देख फ्लोरीन है, और फ्लोरीन मतलब AgF रिएजेंट कहां पर प्रेजेंट था सर, स्वार्ट्स रिएक्शन में। तो मतलब फ्रियोन को अपन स्वार्ट रिएक्शन से भी बना सकते हैं क्या, यस सर। ये सारा खेल एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, हालांकि ये अपना डाई हैलाइड है, परंतु एल्काइल हैलाइड तो है, यस सर। इसकी रिएक्शन मैंने रिएजेंट के साथ करा दी, किसके, स्वार्ट रिएक्शन के, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहां से ये हटेगा या ये हटेगा, लिविंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादातर आयोडीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है। तो ब्रोमीन को मैं भगाऊंगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव में तेरा फ्लोरीन लग जाएगा, ये तेरा बन गया सर। तो एक ऐसा कंपाउंड वहां पर क्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, फ्रियोन बोल दूं क्या इसको, यस सर, इसको फ्रियोन बोल दो, ये बन गया तेरा फ्रियोन, ये तेरा बन गया फ्रियोन, यस सर। अब इसकी बात करें, ये अपना डीडीटी होता है, डीडीटी का स्ट्रक्चर ध्यान रख ले, एनसीईआरटी में बना रखा है, हालांकि आईयूपीएससी में मैंने पूरा खेल इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। डाइक्लोरो मतलब एक क्लोरीन ये डाइक्लोरो बोल दिया। डाइफिनाइल मतलब एक फिनाइल ये डाइफिनाइल बोल दिया। ट्राइक्लोरो मतलब 1 2 3 ट्राइक्लोरो बोल दिया। और इथेन क्यों बोल दिया, बात पता है आपको, तो ये इसका नाम होता है, ध्यान आपको रखना है। अब ये जो डिस्कवर किया था डीडीटी को, किसने किया था सर, पॉल मुलर ने। और डीडीटी जो होता है इंसेक्टिसाइड होता है, भारत में ये कॉमर्शियली यूज करना बैन है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, यस सर। और अगर मैं CHCl3 की बात आपको बताऊं, पुरानी मूवीज में, पुराने जमाने में क्या होता था, ये कोई बंदा जा रहा है, एक बंदे ने अपने हैंकी में क्लोरोफॉर्म डाला, ऐसे उसको सुंघाया, बंदा बेहोश हो गया यार, मूवीज में यूज करते थे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। पुराने जमाने में इसको एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता था सर्जरी के दौरान, ठीक है। परंतु अब तो नए नए तरीके आ गए, नए नए अपने पास एनेस्थेटिक्स आ चुके हैं, ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म। अब खेल ऐसा क्यों हुआ, बंदा बेहोश क्यों हुआ इसको सूखने के बाद, क्योंकि भाई जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, ये अपना क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर क्या बन जाता है तुम्हारा, फॉस्जीन बन जाता है। और फॉस्जीन तेरी एक टॉक्सिक गैस है, फॉस्जीन तेरी एक टॉक्सिक गैस है, तो टॉक्सिक गैस बन जाती है यहाँ पर। इसको फॉर्मूला ध्यान रखना, COCl2 फॉस्जीन, COCl2 फॉस्जीन, यस सर। तो ये था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बिल्कुल आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। और अगर आपने इसको देख लिया तो नीट 2025 में अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100% आप मान के चलो इसी से पूछा जाने वाला है। एनसीईआरटी से ही आता गया है और एनसीईआरटी से ही आएगा, ये तो बिल्कुल 100% वाली बात है, ठीक है। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, कैसा लगा ये एंड गेम, आपने इसको एंजॉय किया और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपन एमाइन के एंड गेम के साथ जो अपना कुछ घंटों में आ जाएगा। धन्यवाद।